ठीक है भाई, तो थर्मोडायनामिक्स की शुरुआत करें। जैसे मैंने बोला कि एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की विच इज डीलिंग विद एनर्जी एंड मोशन, क्योंकि थर्म मींस एनर्जी एंड डायनामिक्स मींस मोशन, तो एनर्जी एंड मोशन की बात कर रहे हैं प्राइमरीली हम यहाँ पे। अब जब हम थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंदर जाते हैं तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है कि भाई कोई भी सिस्टम हीट को एक्सचेंज क्यों कर रहा है। तो हीट का एक्सचेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं है। इक्विलिब्रियम सेटअप करने के लिए हीट के मोशन को होना जरूरी है। ठीक है, जैसे मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा था, दो टाइप के सिस्टम हम बात करने वाले हैं। जो पहला रहेगा दैट्स गोना बी अ डायाथर्मिक सिस्टम, और दूसरा जो है दैट इज गोना बी एडियाबैटिक सिस्टम। डायाथर्मिक, डायथर्मिक नहीं तो डी आई मत करना, DIA। तो डायाथर्मिक सिस्टम और एडियाबैटिक सिस्टम, इस दो टाइप के सिस्टम होते हैं हमारे पास। डायाथर्मिक सिस्टम बेसिकली क्या है? सो एक्सचेंज of heat and matter not allowed, sorry allowed. अच्छा, heat of exchange of heat है ना, exchange of heat is allowed, डायथर्मिक करना है मैंने गलती से एडियाबैटिक, but matter is not allowed। तो exchange of heat allowed है but matter का exchange allowed नहीं है हमारे लिए। एडियाबैटिक के अंदर क्या होगा? exchange of matter and heat both not allowed। तो भाई ना तो आप मैटर को एक्सचेंज करवा सकते हो ना हीट को एक्सचेंज करवा सकते हो। डायाथर्मिक सिस्टम जो रहेगा ये काफी एफिशिएंट रहेगा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हीट अलाउड है। एडियाबैटिक के अंदर कभी भी इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ना ही बढ़ना है, कम ही होना है बेसिकली। उसको बैलेंस करने के लिए कोई फैक्टर नहीं। हाँ, उसके और क्या क्या करेंगे अभी अपन धीरे धीरे देखेंगे। अब यहीं से बात आती है कि जब यहाँ पे हीट का एक्सचेंज होगा किसी भी प्रकार से, तो हीट के एक्सचेंज होने के बाद ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो आपको बताएगा कि हाँ भाई इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका है। तो भाई एक ही चीज दिमाग में आती है, which is going to be टेम्परेचर। कि अगर मेरे को लग रहा है दोनों चीजों का टेम्परेचर सेम है, मतलब इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका है। अगर मेरे को लग रहा है भाई थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं हुआ है, अभी भी वो प्रोसेस चल सकती है बेसिकली यार, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है जो डिफाइन करती है कि whether the systems have attained a thermal equilibrium or not, and that parameter is known as temperature, right। अब याद रखना है हमको, टोटल दो लॉज पढ़ने वाले हैं हम लोग इस साल फिजिक्स में। एक रहेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एक रहेगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसके अलावा एक और लॉ है which is known as the zeroth law। Now the interesting part is zero should actually come before one। तो एक प्राइम कंसेंसस यही आता है कि हो सकता है कि zeroth law फर्स्ट लॉ के भी पहले की बात है। The interesting part is zeroth law सेकंड लॉ के भी बाद आया है बेसिकली, राइट। बट फिर भी उसको zeroth law बताया गया है क्योंकि zeroth law डील करता है टेम्परेचर के ऊपर। और क्योंकि फर्स्ट लॉ हो या सेकंड लॉ हो, अल्टीमेटली थर्मोडायनामिक्स इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन टेम्परेचर। तो जो भी टेम्परेचर का कांसेप्ट होगा दैट कैन नॉट बी थर्ड लॉ बेसिकली, इट हैज टू बी द प्राइमरी थिंग। बट क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुके तो फिर आप चेंज नहीं कर सकते कि चलो अब इसको फर्स्ट कर देते उसको सेकंड मान लेते, वो नहीं कर सकते। तो उन्होंने नाम उसको दे दिया zeroth law। तो zeroth law की बात करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ तो आइडियली नाम है zeroth law, बट ये हमारे लिए पहला लॉ है थर्मोडायनामिक्स का। बट जैसे मैंने बोला नंबर के अकॉर्डिंगली पहला नहीं है, बट ये दोनों लॉ का कॉन्सेप्ट है, तो ये उसके हिसाब से पहला है। नंबर के अकॉर्डिंगली ये थर्ड पे आता है बेसिकली, क्योंकि ये सेकंड ये भी बाद आया है, ठीक है। तो भाई zeroth law ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करने वाले हैं। अब ये क्या बोलते हैं इसको बड़ा ध्यान से समझ लेंगे। सपोज यार अगर मैं दो सिस्टम लेता हूं इंडिविजुअल ए और बी, ठीक है, तो ए सिस्टम ले लिया और एक बी सिस्टम ले लिया। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि जो ए है वो अपने अपने तरीके से सी तीसरा सिस्टम है उससे थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए जो है वो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। जो बी है वो भी सी के साथ इंडिविजुअली थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो लॉ ये बोलता है that if there are two systems which are individually in thermal equilibrium with the third system, then these two have to be in thermal equilibrium with each other। तो इनको भी आपस में इक्विलिब्रियम में होना कंपल्सरी, ये बोलता है लॉ बेसिकली हमारा। पर ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में ये कैसे पता पड़ेगा?
by the parameter which is temperature. इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों के बीच में एक टेम्परेचर सेटअप हो चुका है ऑलरेडी, इन दोनों के बीच में भी एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका है, तो ये तभी पॉसिबल है जब इनके बीच में भी आपस में इक्विलिब्रियम होगा। ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका होगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, तो ये लॉ बोलता है। अब इसको समझने की थोड़ा कोशिश करते कैसे करें। सपोज यार मैंने एक सिस्टम बनाया, यहाँ पे एक डब्बा बनाया, इसको मैंने 3 चेंबर में डिवाइड कर दिया इस प्रकार से। 3 चेंबर, कौन से प्राणी के 3 चेंबर हार्ट होता है बता एग्जांपल? देखो मेरे को आते नहीं तो टाइम पास करके पूछ लिया ऐसे। हमारे 4 होते हैं, मेरे को ये पता है और बेसिकली है। एनीवे तो 3 चेंबर बना दिए मैंने, ठीक है, फ्रॉग का दिल बना दिया बेचारे का मैंने यहाँ, ठीक है। अब यार देखो, ये ए सिस्टम हो गया, ये बी सिस्टम हो गया और ये सी सिस्टम, ठीक। मैंने क्या किया, मैंने ए और बी के बीच में सपोज जो पहला केस है, मैंने एक एडियाबेटिक वॉल बना दी। एडियाबेटिक वॉल बनाई मतलब ए और बी के बीच में किसी प्रकार का हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता। पर वो जो ऊपर वाला सेपरेशन है, ये वाला जो सेपरेशन है, ये मैंने डायथर्मिक कर दिया। तो इसका मतलब ये होगा कि ए और सी के बीच में भी हीट एक्सचेंज अलाउड है, बी और सी के बीच में हीट एक्सचेंज अलाउड है, बट ए और बी के बीच में नहीं। ऐसा लेट्स अज्यूम अभी ये 50 डिग्री के ऊपर, ये 30 डिग्री के ऊपर है और ये 70 डिग्री सेल्सियस के, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं इंडिविजुअल। अब यार इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम सेट होना जरूरी, कंपलसरी, राइट। तो आइडियली इनके बीच में टेंपरेचर कितना सेटअप होगा तो तभी पॉसिबल जब ये 60 हो जाए और ये भी 60 हो जाए। 120 टोटल आ रहा है उनका, अपॉन 2 के तो 60 पे आ गया। जैसे ये 60 पे आया, इन दोनों को सेटअप करना जरूरी थी, तभी पॉसिबल जब ये 45 पे आ जाए और ये 45 पे आ जाए। आ रहा है समझ में? बेसिक चीज है। जैसे ये 45 पे आए फिर इमीडिएटली चेंज हो जाएगा इसका इक्विलिब्रियम बेसिकली। इसका मतलब ये आप खुद देखो कि टेंपरेचर कम ज्यादा होते चलेंगे जब तक एक बैलेंस क्रिएट ना हो जाए इंडिविजुअल बैलेंस। जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो हम देखते हैं कि अरे यार ये जो ए और बी है इनके भी टेंपरेचर सेम हो चुके हैं ऑलरेडी बेसिकली। तो ये कैसे पता पड़ेगा? फिर मैं क्या करूंगा, जब ये मुझे पता पड़ेगा कि ए और सी के बीच में इंडिविजुअल हो चुका है, ये तो समझाने के लिए एग्जांपल, बी और सी के बीच में ऑलरेडी इंडिविजुअल हो चुका है, फिर मैं क्या करूंगा, ये जो डायथर्मिक वॉल है इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा एडियाबेटिक से। मतलब जैसे इक्विलिब्रियम सेट हो, अब मैं बंद करवा दूंगा एक्सचेंज। अब भाई एक्सचेंज अलाउड नहीं है हीट का, और ये जो बीच वाली वॉल थी ए और बी के बीच में उसको मैं कर दूंगा डायथर्मिक, क्योंकि अगर डायथर्मिक है तो अब इनके बीच में हीट एक्सचेंज अलाउड है। हीट एक्सचेंज होगा मतलब प्रेशर, वॉल्यूम जैसे बाकी पैरामीटर चेंज होंगे। मैंने देखा पैरामीटर चेंज नहीं हो रहे, और ये पैरामीटर क्यों चेंज होंगे? क्योंकि भाई ऑलरेडी इनके बीच में भी इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका है। मैंने तो कोशिश भी नहीं की करने की, बट ऑटोमेटिकली हो गया बेसिकली, एंड we actually found out कि yes there is an equilibrium setup between A and B, but वो तो आपस में कांटेक्ट में भी नहीं थे पहले बेसिकली। So this is what the zeroth law is all about, that if there are two systems which are individually in thermal equilibrium with the third system, then by the law they have to be in equilibrium with each other as well, and what parameter will define whether they have attained that equilibrium or not is going to be that particular temperature. That means temperature is that physical quantity which will give you the idea that whether a system has attained equilibrium or not. आया समझ में? बड़ा सिंपल सी चीज है। ये लिख लेना पहले तो, उसके बाद टॉपिक डालेंगे जीरो का, एक स्टेटमेंट लिखवा दूंगा आप लोगों को। इसमें आगे बढ़ेंगे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलो सही, इसमें लिख लेंगे, इट स्टेट्स दैट if two systems are in thermal equilibrium, individually with a third system, if two systems are in thermal equilibrium individually with a third system, then they have to be in thermal equilibrium with each other. Then they have to be in thermal equilibrium with each other.
लॉ यहीं पे खत्म हो गया भाई, इसमें एक स्टेटमेंट और लगेंगे आप लॉ खत्म हो गया, नेक्स्ट टेंशन देखना। द फिजिकल क्वांटिटी, the physical quantity which defines the physical quantity that defines the attainment of thermal equilibrium, the physical quantity that defines the attainment of thermal equilibrium is known as temperature. सिंपल चीज है। अब यार इसी को थोड़ा सा आगे बिल्डअप करें कि हमको ये पता पड़ेगा कि टेम्परेचर वो एक पैरामीटर है जिसके कारण हमको पता पड़ सकता है कि दो सिस्टम के बीच में इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है कि नहीं हो चुका है। तो अब अगर सिस्टम में इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है या नहीं हुआ, तो टेम्परेचर के अलावा भी कुछ ऐसे पैरामीटर्स होंगे जो डिफाइन करते होंगे इसलिए कि भाई प्रोसेस हो रही है, किसी प्रकार की चेंजेस आ रहे हैं। तो जो वेरिएबल्स आपको डिफाइन करते हैं कि वेदर अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस, दोज आर नोन एज स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स, अब स्टेट वेरिएबल्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, एक होते हैं इंटेंसिव वेरिएबल्स। बड़े सिंपल सी चीज है। एक्सटेंसिव ऐसे होते हैं जो साइज पे डिपेंड करते हैं। साइज आधा कर दोगे तो वेरिएबल भी आधा हो जाएगा, जैसे मास। अगर आप एक 10 किलो के कद्दू को दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो 5-5 में कन्वर्ट हो जाएगा। दो सिस्टम डिफाइन करते हैं बट वेरिएबल भी आधा हो गया फिर आपको इसमें। वॉल्यूम फॉर एग्जांपल, आप 1 लीटर को आधा से करो तो आधा लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट ऐसे वेरिएबल जो साइज पे डिपेंड नहीं करते, दोस आर नोन एज इंटेंसिव। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, भाई 1 किलो के पानी का भी टेम्परेचर वही हो सकता है और आधे किलो के पानी का भी टेम्परेचर वही हो सकता है। जरूरी नहीं कि दोनों का टेम्परेचर अलग अलग हो क्योंकि साइज अलग अलग हो गया, ऐसा नहीं। सिमिलरली डेंसिटी, आप 1000 लीटर कोई चीज दे लो या 1 ग्राम दे लो, दोनों की डेंसिटी सेम होती है बेसिकली। तो ऐसे पैरामीटर व्हिच विल चेंज विद द साइज आर नोन एज एक्सटेंसिव, और जो नहीं करते दोस आर नोन एज इंटेंसिव। अब ये जो पैरामीटर्स होंगे कौन कौन से होते हैं? प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स दैट वी हैव। इन पैरामीटर में अगर किसी भी प्रकार का कोई चेंज आ रहा है, इसका मतलब कि प्रोसेस हो रही है। अगर चेंज नहीं आ रहा है तो इक्विलिब्रियम, बट अगर चेंज आ रहा है किसी भी प्रकार का, दैट मींस प्रोसेस चल रही है। अभी आपकी जो भी प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है थर्मोडायनामिक प्रोसेस। बस सिंपल सी डेफिनेशन, थियोरेटिकल चीजें थोड़ी सी। पर यार अगर कोई एक ऐसी चीज है या कोई एक ऐसी थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जो बहुत ज्यादा स्लो चल रही है, अब ये बहुत ज्यादा स्लो करने का लॉजिक क्या है? यार अगर मैं पिस्टन को एकदम नीचे करूंगा तो टेम्परेचर एकदम बढ़ जाएगा, राइट? टेम्परेचर एकदम बढ़ेगा तो सिस्टम हड़बड़ा जाता है कि यार मेरे को क्या करना है भाई, टेम्परेचर कैसे कम करूंगा मैं अपना। बट अगर आप वही प्रोसेस इनफाइनाइटली स्लो करोगे, पिस्टन को नीचे लेके तो टेम्परेचर तो बढ़ना ही स्वाभाविक है, बट टेम्परेचर इतना धीरे बढ़ेगा कि सिस्टम को टाइम मिल जाता है अपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि उसको जैसे पता पड़ेगा अरे भाई चेंज हो रहा है, वो उतनी हीट निकालना भी शुरू कर देगा। एकदम कुछ हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाती है वहां पे, राइट? सो ऐसे थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो इनफाइनाइटली स्लो स्पीड से होते हैं, ऐसे प्रोसेस जो इनफाइनाइटली स्लो स्पीड से होते हैं, उनको बोला जाता है क्वाजी स्टैटिक। थियोरेटिकल बताऊंगा आपको इसके बारे में, बट क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस मतलब ऐसे थर्मोडायनामिक प्रोसेस व्हिच इज टेकिंग प्लेस इनफाइनाइटली स्लो, आराम से चल रही है। आइडियल सिचुएशन में इनफाइनाइट स्लो कुछ हो सकता है, रियल वर्ल्ड में तो पॉसिबल नहीं। अब इनफाइनाइट हो ही सकता है, थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ाओगे कम करोगे टेम्परेचर में चेंजेस आ ही जाएंगे इमीडिएटली, सिस्टम में इरेगुलरिटी आएंगी, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो ही नहीं पाएगा वहां पे।
बट अगर मैं इनफाइनाइट स्लो स्पीड से करूंगा तो इक्विलिब्रियम हमेशा मेंटेन रहेगा। तो इट इज ऐसी हो गई कोई बात, भाई आप गाड़ी तो चला रहे हो बट एक्सीलरेट नहीं करोगे। एक्सीलरेट नहीं करोगे मतलब अगर आपने फॉर एग्जांपल एक बार रेस दी तो आपको अपने हाथ को इमीडिएटली उसी पोजीशन में रखना पड़ेगा हमेशा कि वेलोसिटी में चेंजेस ना आए, बट इट्स नॉट पॉसिबल रियल वर्ल्ड में। थोड़ा बहुत चेंजेस हो ही जाएगा तो वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे, और वेलोसिटी में चेंज आएगा मतलब एक्सीलरेशन तो होगा ही आपका गाड़ी, एक्सीलरेट हो डी एक्सीलरेट हो कुछ भी। पर आइडियल सिचुएशन क्या होगी कि भाई आपने हाथ ऐसे रखा, ऐसे कैसे रखो, नहीं पॉसिबल है हर बार वहां पे, क्योंकि ऐसे रखोगे तो वेलोसिटी चेंज होगी नहीं, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, राइट? बट इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल इन द रियल वर्ल्ड। Similarly, to attain a quasi-static process in the real world is not possible. Ideal world में allowed है, but हम जितना भी theoretical चीजें पढ़ते हैं वो ideal world के हिसाब से, मतलब हमारे लिए जितने भी चीजें होंगे सारे के सारे infinite symbols पहुंच जाएंगे, quasi-static process ही रहेंगे हमारे। आया इतना समझ? टॉपिक डालेंगे state variables, state variables। इसमें लिख लेंगे the parameters which define the state of a thermodynamic system are known as state variables। तो किसी भी पॉइंट पे किसी भी सिस्टम की जो पैरामीटर्स जो चीजें डिफाइन करती है उनको स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। भाई इस पॉइंट पे अभी जो मेरे सिस्टम में उसका प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेंपरेचर कितना है, वो स्टेट वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है, इसी में कंटिन्यू करेंगे या उसके दो सब पार्ट्स बना दो। टाइप्स ऑफ स्टेट वेरिएबल्स, इसमें पहला कर लेंगे एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। इसमें लिख लेंगे the state variables which change with the size of the system। The state variables which change with the size of the system are known as extensive variables। एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग, उसके अंदर वॉल्यूम लिख लो, प्रेशर लिख लो, मास लिख लो, चाहो कोई भी बेसिक एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं। सेकेंड लिख लेंगे इसमें इंटेंसिव वेरिएबल्स। ये सब थियोरेटिकल चीज़ है, इसमें हम कुछ प्रैक्टिकल यूज नहीं करते हैं, सब थियोरेटिकल है, डेफिनेशन तो थोड़ी सी। Intensive variables, इसमें same चीज लिखनी, state variables which are independent of the size of the system। The state variables which are independent of the size of the system। एग्जाम्पल डेंसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, एग्जाम्पल्स लिख लेंगे वहाँ। और भाई अगर
किसी भी प्रकार के पैरामीटर में चेंज हो रहा है मतलब एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो रही है। अब कौन से पैरामीटर में चेंज हो रहा है और कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट है उस टाइम पे, इस पे डिपेंड करता है कि आपके थर्मोडायनामिक प्रोसेस का टाइप कौन सा है। तो आइडियली 4 टाइप की थर्मोडायनामिक प्रोसेस होती है। पहली वो होगी जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगी, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है बट क्या चेंज हो सकता है, प्रेशर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है। बॉयल्स लॉ का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ऐसी सिस्टम या ऐसी प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। आइसो मींस सेम, थर्म मींस एनर्जी, तो आइसोथर्मल सेम टेम्परेचर वाली प्रोसेस। अगर हम बोलते हैं कि यार जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं, इट कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, दैट मींस बाकी पैरामीटर के साथ में टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। तो दिस हैज टू बी एन एडियाबेटिक प्रोसेस, क्योंकि उसी सिस्टम के अंदर आपका टेम्परेचर बढ़ सकता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता है वहां पे। तो दैट इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर मैं बोलता हूं कि कोई एक प्रोसेस है व्हिच इज हैपनिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर चेंज नहीं होगा, बाकी पैरामीटर चेंज होते हैं, दैट्स नोन एज एन आइसोबारिक प्रोसेस। बार इज द यूनिट फॉर प्रेशर, तो आइसोबारिक सेम प्रेशर। अगर कोई एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस है व्हिच इज हैपनिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, प्रेशर चेंज कर लो, टेम्परेचर चेंज कर लो, दैट इज नोन एज एन आइसोकोरिक प्रोसेस, CHORIC, आइसोकोरिक या आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस हम जैसे बोल सकते हैं। 4 ये प्रोसेस हैं जिनके ऊपर हमारा पूरा थर्मोडायनामिक्स डिपेंड करता है। कोई भी प्रोसेस इन्हीं 4 कैटेगरीज में आने वाली है। अब अगर आप कोई भी प्रोसेस कंसीडर करते हो, सबके ग्राफ बन सकते हैं अलग अलग, कि कौन सा पैरामीटर है उसके अकॉर्डिंगली ग्राफ बना सकते हैं। जैसे हम लोगों ने बॉयल्स का ग्राफ देखा था, तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो भाई इस टाइप का एक कर्व आता है हमेशा, कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर कम हो जाएगा, बट कोई भी कर्व टच नहीं हो सकता वहां, क्योंकि कोई भी चीज टच हो गई मतलब एक पैरामीटर ज़ीरो हो जाएगा, व्हिच इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल इन दैट केस, राइट। तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व आता है बेसिकली इस टाइप से। तो ऐसे हम लोग कर्व्स बना सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। चारों कर्व्स समझ में हैं? तो चाहो तो लिख लो टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस, अपनी भाषा में एक एक लाइन लिख लो, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस चारों लिख लो। पहला है आइसोथर्मल, दूसरा है एडियाबेटिक, मैं लिख देता हूं, isothermal means constant temperature, adiabatic means changing temperature, तीसरा है isobaric, ऐसे कोई ऑर्डर नहीं है, तो दिस इज गोइंग टू बी constant pressure, चौथा है isochoric, या इसी को कई बुक्स में आइसोवॉल्यूमिक भी लिखा हो सकता है, इसको भी कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये होती है हमारे 4 थर्मोडायनामिक प्रोसेस, जिसमें से आइसोथर्मल और एडियाबेटिक को हम लोग खासकर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। दोनों के डेरिवेशन है हमारे पास, बड़े सिंपल से डेरिवेशन है, और हम करने की कोशिश करेंगे। और आइसोबारिक और आइसोकोरिक को एक लूप में यूज करूंगा मैं आपको जब एक रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ाऊंगा कैरनॉट इंजन के टाइम पे, कि किस प्रकार से आइसोबारिक कंडीशन काम करेगी, किस प्रकार से आइसोकोरिक कंडीशन काम करेगी, उसको हम इन लूप यूज करेंगे। पूरा यूनिट बड़ा छोटा सा यूनिट है भाई, मैक्सिमम 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा पूरा डेडिकेशन रहेगा आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के ऊपर और उनके डेरिवेशंस के ऊपर, कि किस प्रकार से कॉन्सेप्ट बनते हैं। तीसरा लेक्चर जो हमारा जाएगा वो रिवर्सिबल कैरनॉट के ऊपर जाएगा, और चौथा जाएगा कैरनॉट और रेफ्रिजरेटर के ऊपर। तो ये 4 लेक्चर्स के अंदर अपना पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी एंड ऑफ द नेक्स्ट वीक प्रोबेबली ये हमारा यूनिट खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर हमारा क्या बचेगा, ऑसिलेशन वेव्स बचेगा, केटीजी बचेगा काइनेटिक थ्योरी, और रोटेशन बचेगा फोर्स पार्टिकल्स, बाकी हो गया अपना वैसे। स्कूल में कितना होगा तुम लोग? शायद पता नहीं।